1000 शेयर्स इन्होंने 36 रुपीज़ के भाव पे खरीदे थे। अभी स्टॉक 280 के भी ऊपर जा पहुंचा है। नीलेश, इस पे भी आपकी क्या राय होगी? किस तरह की लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है? इसने 337 रुपीज़ का अपना 52 वीक हाई छुआ है। आगे चल के क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा स्टॉक में और ये इसको भी पार करता हुआ दिखेगा? मैं सृष्टि सबसे पहले तो यहाँ पे स्टॉप लॉस सुझाना चाहूँगा, वो निकल के आ रहा है 265 का। और पिछले कुछ समय से हम इस पर्टिकुलर काउंटर में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक शार्प रन अप देखा था, जो कि लगभग-लगभग 100 रुपीज़ से काउंटर 340 के आसपास जाने के बाद यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे 265 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अपनी पोज़ीशन में बने रहें और ऊपरी स्तरों पर 320, 330 के लेवल मिलते हैं, तो वहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। चलिए अगले दर्शक को जोड़ते हैं। मालविका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। मैम पूछिए, क्या जानना है आपको? नमस्कार जी। मैंने समझ के इसको रखना चाहिए, बेचना चाहिए? 265 पे लिया था। कौन सा स्टॉक सर? और JSW एनर्जी 65 पे लिया। 65 पर JSW एनर्जी इन्होंने लिया है। और नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए वैसे तो आज की पावर की जो भी स्टॉक्स हैं वो बजिंग है। चाहे आप टाटा पावर देखिए या फिर टोरेंट पावर हो, NTPC हो या फिर पावर फाइनेंसिंग वाली जो कंपनी है, हर जगह एक्शन है बाजार, जबकि थोड़ा सा वीक है। JSW एनर्जी क्या करना चाहिए इनको? क्या अभी बने रहने की सलाह देंगे? वेल अभिषेक, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पिछले जो 3-4 कॉलर हमने देखे हैं, सारे की सारे ही लंबे निवेशक हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा हो रहा है, काफ़ी निचले स्तर की खरीद है। और जिस हिसाब से JSW एनर्जी का चार्ट पैटर्न डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, मेरा भी मानना है कि बिल्कुल यहाँ पे बने रहें। और यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे पहले तो मैं वो सुझाना चाहूँगा और लगभग-लगभग 310 के आसपास का निकल के आ रहा है और उसी स्टॉप लॉस से पोज़ीशन में बने रहें। यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, बिकॉज़ एक शार्प रन अप हमने पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मैं कहूँगा ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रही है। बट जब ये कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, फिर से एक अनदर लेग ऑन द हायर साइड हमें देखने को मिलेगा। वो काउंटर को फिर से 380 टू 400 तक ले जा सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें, अपनी पोज़ीशन में बने रह सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में यहाँ पे बने रहने की सलाह है। अब बात करते हैं जोमेटो की। शाम ने इस पे सवाल पूछा है, व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने हमसे क्वेरी पूछी है कि इनके पास जोमेटो के 230 शेयर्स है और इनकी खरीद का भाव 140 रुपीज़ है। स्टॉक ने हाल ही के दिनों में कुछ अच्छे रिटर्न्स तो नहीं दिए हैं, कंसोलिडेशन दिखा रहा है। आस्था, इस पे आपकी क्या राय होगी? आगे चल के जोमेटो के लिए आप किस तरह के टारगेट्स देख रहे हैं? जी, बिल्कुल देखा जाए तो आईपीओ के वक़्त बहुत ज़्यादा यूफ़ोरिया था और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, क्योंकि आईपीओ में हमने भी यहाँ पे रिकमेंड किया था सब्सक्राइब करने के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए। बढ़िया लिस्टिंग गेन इस काउंटर ने दिया था, लेकिन उसके बाद से जो परफ़ॉर्मेंस आई है वो इतनी अच्छी नहीं आई है, क्योंकि नतीजे भी उस हिसाब के नहीं रहे। फिर मैनेजमेंट में भी चेंजेज़ हुआ, तो उन सब के मद्देनज़र ज़ोमैटो इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया है। मेरे हिसाब से इन्हें यहाँ पे लंबा नज़रिया रखना पड़ेगा। एटलीस्ट यहाँ पे 6 महीने से लेके ये साल भर का लंबा नज़रिया रखें और अपनी पोज़ीशन को कंटिन्यू करें, तो इनको आगे में 180 तक के स्तर हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रह सकता है, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अच्छा लगता है। ठीक है, तो जोमेटो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा उतार चढ़ाव झेलेगा, हमने देखा है, झेला भी है। लेकिन जो लंबी अवधि में जो ग्रोथ को लेकर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं और यहाँ से और तेज़ी बनती हुई दिखेगी अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं जोमेटो को। चलिए आगे बढ़ेंगे। पारुल का सवाल लेते हैं। इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हमसे सवाल पूछा है। शक्ति पंप्स के 90 शेयर इनके पास हैं 797 रुपए के भाव पर। नीलेश, हमने देखा है कि स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, हालांकि इनकी खरीद थोड़े से ऊपर लेवल की है और ये थोड़ा सा करेक्शन का शिकार हो रहा है। शक्ति पंप्स, क्या सलाह देंगे आप? क्या इनको बने रहना चाहिए? इनके खरीद भाव से तकरीबन अब 150 रुपये नीचे है ये शेयर। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ऊपरी स्तरों से यहाँ पे भी एक डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। हालाँकि एक अच्छी बात जो है वो है कि पर्टिकुलर काउंटर पिछले 3 से 4 महीने में एक साइडवेज रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। तो एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना है जहाँ पे निचले स्तरों पर सपोर्ट देखें तो लगभग-लगभग 610 के आसपास निकल के आ रहा है और ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास ये अपने 200 डीएमए का भी सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसी के स्टॉप लॉस से अपनी पोज़ीशन में बने रह सकते हैं। यहाँ पे एक हमें उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। अगर वो लेवल ब्रीच हो जाते हैं निचले स्तरों पर, तो वहाँ पे एग्ज़िट करने की सलाह होगी। अगर वो लेवल रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ पे फिर से हमें 750 टू 800 के शॉर्ट टर्म लिहाज से हमें टारगेट नज़र आते हैं।
तो शक्ति पंप्स में यहाँ पे बने रहने की सलाह है। नीलेश जी ने आपको टारगेट्स भी सुझाए हैं इसके। अब दूसरी क्वेरी लेते हैं जयंत से, महाराष्ट्र से हमारे साथ ये फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जयंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पे और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। पूछिए क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और IRCTC के मेरे पास 200 शेयर थे मैम, तो मैंने वो 865 के हिसाब से लिए थे। तो फिलहाल वो अभी डाउन में चल रहा है, तो अभी फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए? जैन जी, आपने हाल फिलहाल जो स्टॉक में उतार चढ़ाव देखने को मिला था तब आपने परचेज किए थे या पहले की खरीद है आपकी? जी हेलो। हाँ जी जैन जी, हाल फिलहाल में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला था स्टॉक में तब आपने खरीदे थे या पहले की खरीद है आपकी, और आगे के लिए कितना लंबे नजरिया लेके चल रहे हैं आप इस निवेश में? मैडम, अभी फिलहाल मैंने 8 दिन पहले ही खरीदे उसको। ठीक है नीलेश जी, इस पे आपकी क्या राय होगी? बहुत सुर्खियों में रहा है ये स्टॉक, बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है शेयर प्राइस में। अभी कल परसों इसके रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स अच्छे थे पर बहुत उत्साह नहीं भर पाया वो स्टॉक प्राइस में। आगे के लिए इस पे क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? वेल 60 काफी वॉलेटाइल काउंटर है, जिस हिसाब से कुछ डेवलपमेंट हमने पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। उसके बाद काउंटर लगातार एक वॉलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि 800 के आसपास काउंटर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया है, तो उसी के स्टॉप लॉस ही अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो इसी प्रकार की वॉलेटिलिटी हमें नजर आती है। लंबा नजरिया हो तो यहाँ पे फिर से हमें 1000 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा लंबा नजरिया रखें और 1000 के टारगेट के लिहाज से अपने पोजीशन में बने रह सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो रेंज है वो है 800 एंड 950। ठीक है, पूरा स्टेक बेच देगी। अभी इसके वैल्यूएशन को लेकर बातचीत चल रही है। क्या करना चाहिए कपिल को? इसमें बने रहना चाहिए क्या? IDBI बैंक में क्या अभी और चलेगा शेयर आगे ये? मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपने जो फरमाया था कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ ये बैंक है। और वैसे भी देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर एज अ होल ही अभी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं। देखा जाए तो नतीजे काफी बढ़िया हैं और पेंडेमिक को लेके सभी बैंकों ने बहुत बड़ी प्रोविजनिंग करी थी। मेरे हिसाब से वहां पे भी अभी हमें राइट बैक होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह की प्रोविजनिंग करी थी तो वो बॉटम लाइन पे प्रेशर डाल रही थी, जो कि आगे जाते हुए देखने को नहीं मिलेगी। तो वो भी एक यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को सहारा देगी। और सभी पॉइंट्स के मध्य नजर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये बने रह सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी इनकी कोई बहुत ज्यादा ऊपर की नहीं है। तो रिस्क अगर ये ले सके तो बिल्कुल यहाँ पे मैं अभी होल्ड करने की सलाह दूंगी, ताकि इन्हें नुकसान ना हो निकलने से। और तकरीबन लेवल जो देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में वो 60 से 62 के रहेंगे। ठीक है, तो ये थी IDBI बैंक पे आपके लिए राय। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने का। पर चलिए अब बात करते हैं दिवाली के मौके पर मार्केट के 3 एसेस यानी 3 इक्के अपने अपने पसंदीदा सेक्टर और शेयर बताएंगे। कहाँ पैसे लगाएं और क्या सावधानी बरतें, आइए चलिए ये सुनते हैं। आप हमारे से कुछ दिन पहले बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 8-10 साल के कंसोलिडेशन के बाद रियल एस्टेट स्पेस बाहर आ रही है। कुछ हद तक सेलेक्ट स्टॉक्स में कैप्चर हो भी रही है वो चीज़, लेकिन आपका जो पहला स्टॉक है जो आप 1 साल या नेक्स्ट दिवाली तक के लिए बता रहे हैं, वो उस हिसाब से रियल एस्टेट स्पेस की रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हाँ जी, फर्स्टली आपको, आपके पूरी टीम को और सारे व्यूअर्स को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक पिछले साल काफी अच्छा रहा। हमारा तो यही मानना है कि अगला साल भी ऐसा रहे, बट थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, क्योंकि जब लास्ट दिवाली आई थी तो काफी हेडविंड्स थे, काफी वरी थे, तो मार्केट एक वॉल ऑफ वरी क्लाइम किया। बट अभी क्या है, सारे पॉजिटिव्स ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं, तो हो सकता है कि इतनी अच्छी रिटर्न नहीं आए, बट फिर भी अगर इंडिया स्टोरी को बिलीव करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज काफी है सेक्टर्स और स्टॉक्स में। और रियल एस्टेट की बात करें तो मुझे तो अच्छा लगता है। आई थिंक 10 साल की ब्रेकआउट है और
मोर इम्पोर्टेंटली ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, क्योंकि इतने फॉल्स स्टार्ट्स आए हैं पिछले 4 से 6 सालों में कि लोग कई बार ट्रैप हो चुके हैं। बट अभी जो फंडामेंटल्स हम लोग देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड और जिस तरह की चार्ट्स बन रही है, हमारा रिकमेंडेशन है कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो पिछले 2-3 महीनों में उतना अच्छा नहीं किया है, बट इसके जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, जो मैनेजमेंट चेंज हुई है, जो टेलविंड्स है, मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा कर सकता है। बाकी रियल एस्टेट ऑलरेडी काफी चल चुके हैं, तो सपोर्ट लेवल्स दूर है, बट मैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट मुझे अच्छा लगता है फंडामेंटली और टेक्निकली, और यहाँ से 40 से 50% की तेजी अगर सब कुछ ठीक रहा तो देखने को मिल सकती है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्ले द रियल एस्टेट रैली। कंजम्पशन एक बहुत बड़ी थीम है, इकोनॉमी अनलॉक की तरफ कई सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं और हम देख रहे हैं वो स्टेप्स, और ये थीम काम भी कर रही है। क्या इस थीम पर लंबे नजरिए से इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट से कोई आपके पास कॉल होगी? बिल्कुल। तो एक जो शेयर है जो या कंपनी है जो हमें जो बहुत अच्छी लगती है वो है आदित्य बिरला फैशन। आप देखें तो पिछले कोविड के लॉकडाउन और अनलॉक की वजह से लास्ट लगभग 2 साल से जो है कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जो है घर के बाहर नहीं निकले हैं और लोगों ने ज्यादा स्पेंडिंग नहीं की है, खर्चा नहीं किया है। पर अब जब हमारा वैक्सीनेशन काफी आगे पहुंच गया है और थर्ड वेव का फियर या एक जो भय था वो भी कम हो गया है, तो अब मुझे लग रहा है कि जैसे कि हम देख रहे हैं इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रही है और हम लोग हमारी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ वापस जा रहे हैं। अब हम लोग वापस ऑफिस भी जाने लगे हैं और एक स्कूल्स खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल रिस्टोर हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक बहुत जोर से कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो आएगी, जिसको हम रिवेंज स्पेंडिंग कहते हैं। हमने देखा है कि यूएस और यूरोप में भी जब इकोनॉमी खुली तो एक रिवेंज स्पेंडिंग की बहुत जोर से लहर आई। खुशी खंबाटा से आज मेडल मिस हुआ तो दोबारा भी जीत सकती है, पर फेवरेट कंपनी के आईपीओज में इन्वेस्ट करने का चांस दोबारा नहीं आएगा। अब स्टॉक्स पे हॉटेस्ट आईपीओ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. SJS Enterprises Limited, initial public offering of equity shares bearing face value of Rs 10 each through the book building process with a price band of Rs 531 to Rs 542 per equity share. Bid offer opens on Monday, November 1st, closes on Wednesday, November 3rd, 2021. For risk factors and more details, please refer to the Red Herring Prospectus dated October 22nd, 2021, available on the website of SEBI, the book running lead managers and the stock exchanges. Meet the shapers of India's most comprehensive action plan for the future. At Times Now Summit 2021, celebrating India at 75, shaping India at 100. Presented by Herbalife Nutrition. Powered by Darwin Platform Group of Companies. Never stop moving forward. Driven by Maruti Suzuki.
अरे टेंशन किस बात की, सेंचुरी MDF का प्रीमियम प्लस है ना, हायर डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट, टर्माइट एंड बोरो रेजिस्टेंट भी, यानी ये है जहाँ नो टेंशन वहाँ। Premium Plus by Century Prowood. Fino Payments Bank Limited. Initial public offering through the book building process with a price band of rupees 560 to rupees 577 per equity share. Bid offer opens on Friday, October 29. Closes on Tuesday, November 2nd, 2021. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus. SJS Enterprises Limited. Initial public offering of equity shares bearing face value of rupees 10 each through the book building process with a price band of rupees 531 to rupees 542 per equity share. Bid offer opens on Monday, November 1st, closes on Wednesday, November 3rd, 2021. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus dated October 22nd, 2021, available on the website of SEBI, the book running lead managers and the stock exchanges. देश बदल रहा है और बदलाव की ये रफ्तार हर दिन बढ़ती ही जा रही है। बदल रही है पुरानी सोच, बदल रहे हैं पुराने तरीके। मेक इन इंडिया। इस नए इंडिया में सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ही नहीं, अब लोग डीमैट अकाउंट भी खुलवा रहे हैं, चाहे देसी हो या विदेशी। सब इंडियन मार्केट पर ही भरोसा दिखा रहे हैं, जहां नौकरी की जगह अब लोग चुन रहे हैं खुद का काम। वो इंडिया जिसे तरक्की कर रही है हर रोज सलाम। आत्मनिर्भर भारत बनो इस तरक्की में हिस्सेदार, बदलो इस नए इंडिया के साथ, बढ़ो इस बदलते इंडिया के साथ। क्या हुआ जो कुछ नया करने से पहले मन में 100 सवाल आएंगे, उन सवालों के जवाब देने के लिए हम हैं ना। हम उस पहलू पर नजर डालेंगे। यही वक्त है, कर डालो नई शुरुआत, बदलो बढ़ो देश के साथ। ET Now स्वदेश के साथ। Channel partner National Stock Exchange. Channel partner Union Bank of India. Good people to bank with. धनतेरस के मौके पर देश भर में खरीदारों का जबरदस्त रुझान, आज रिकॉर्ड ज्वेलरी बिक्री की संभावना। कारोबारियों के मुताबिक धनतेरस के मौके पर गोल्ड बिक्री के टूट सकते हैं अब तक के सारे रिकॉर्ड। धनतेरस के दिन सोने की कीमतों में सुस्ती, MCX पर भाव 47,800 रुपए के पास, कॉमेक्स पर सोना $1,800 के करीब। फेड की बैठक से पहले चांदी की कीमतों पर भी आज दबाव, MCX पर चांदी 64,500 रुपए के पास, कॉमेक्स पर भाव $24 के करीब। कच्चे तेल में सीमित दायरे में कारोबार, ब्रेंट क्रूड का भाव $85 के पास, मजबूत डिमांड की उम्मीद से तेजी। बेस मेटल्स में चौतरफा बिकवाली, निकेल करीब 1.5% गिरकर 1,500 रुपए के नीचे लुढ़का, जिंक, एल्यूमिनियम और कॉपर में भी 1% तक की कमजोरी। खाने के तेल के कंज्यूमर्स को मिला दिवाली का तोहफा, थोक में भाव 7 से 11% हुए कम, रिटेल में भी जल्द दिख सकता है फायदा। और आज देश भर में धनतेरस की धूम, ET Now स्वदेश पर पूरे दिन भाग लीजिए दिवाली धमाका कॉन्टेस्ट में। 5 लकी विजेताओं को मिलेगा डिजिटल गोल्ड। नमस्कार, आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस की इस खास एपिसोड धनतेरस पर धमाकेदार निवेश,
इस खास पेशकश में हमारे साथ कुछ खास दिग्गज मेहमान भी हैं। हमारे साथ जाने माने ज्वेलर्स और इब्जा के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी हैं, MCX के बुलियन हेड शिवांशु मेहता हैं और HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल और आनंद राठी से जिगर त्रिवेदी हैं। आप सभी मेहमानों का ET नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं दर्शकों के फायदे की। आज से ET नाउ स्वदेश पर हमने शुरू किया है दिवाली धमाका कॉन्टेस्ट। आज और कल हम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आपसे पूछेंगे आसान सवाल, जिनके जवाब देकर आप जीत सकते हैं डिजिटल गोल्ड। तो इस घंटे का सवाल है, ET नाउ स्वदेश कब लॉन्च हुआ? आपके ऑप्शन है 30 सितंबर, 4 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर। तो उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें एक SMS। मैसेज बॉक्स में लिखिए DD, एक स्पेस छोड़िए, फिर लिखिए अपना नाम और एक स्पेस छोड़िए और लिखिए अपना सही जवाब A, B, C या D को अपने विकल्प आप हमें SMS कीजिए 56161 पर। चलिए हम अपने इस खास एपिसोड की शुरुआत करेंगे गोल्ड पर। जो हमने पोल किया है, देश के दिग्गज 15 ब्रोकरेज हाउस की हमने रिपोर्ट जाननी चाहिए, वो पोल आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि गोल्ड पर अगले 1 साल यानी अगली दिवाली तक जानकारों की क्या राय है, ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है। तो सबसे पहले देख लेते हैं IIFL सिक्योरिटीज। उनका मानना है कि अगली दिवाली तक गोल्ड का भाव 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का हो सकता है। वो SMC ग्लोबल का मानना है 54,000, निर्मल बंग 54,000, केरिया कमोडिटी का भी मानना है कि 54,000 रुपए तक गोल्ड के भाव अगली दिवाली तक जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ब्रोकर्स है, कोटक सिक्योरिटीज, कुबरजी कमोडिटी, इन दोनों का मानना है 54,000, 53,500। आनंद राठी का टारगेट है 53,000 का। रेलिगर ब्रोकिंग का 52,500 रुपए का टारगेट है अगली दिवाली तक का। कुछ और ब्रोकरेज हाउस की अगर बात करें तो ट्रस्ट लाइन का 52,000 का, मोतीलाल ओसवाल का 52,000, 51,200 है HDFC सिक्योरिटीज का और पैराडाइम कमोडिटी का है 51,000। तो सारे के सारे जितने भी ब्रोकरेज हाउस है सब बुलिश है। उनको लगता है कि अगली दिवाली तक अच्छी तेजी यहां से गोल्ड की कीमतों में दिख सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं चांदी को लेकर उनका क्या रुझान है और चांदी पर अगली दिवाली तक यानी अगले 1 साल में क्या टारगेट वो दे रहे हैं। सबसे बड़ा टारगेट केडिया कमोडिटी की तरफ से है, 90,000 रुपए तक चांदी जा सकती है अगले 1 साल में, ऐसा केडिया कमोडिटी मानते हैं। मोतीलाल ओसवाल 81,000 81,000 तक चांदी जा सकती है। IIFL सिक्योरिटीज का मानना है कि चांदी के भाव 80,000 रुपए तक जा सकते हैं अगली दिवाली तक। कोटक सिक्योरिटीज का मानना है कि 85,000 रुपए चांदी के भाव अगले 1 साल में दिख सकते हैं। कुछ और ब्रोकरेज हाउस के टारगेट पर भी नजर डाल लेती कि अगले 1 साल में कहां तक जाएंगे। ट्रस्ट लाइन 74,000 रुपए का टारगेट है, HDFC सिक्योरिटीज 74,000, SMC ग्लोबल 74,000 रुपए। रेली गेयर ब्रोकिंग का मानना है कि 73,500 रुपए तक चांदी के भाव अगले 1 साल तक जा सकते हैं। कुछ और ब्रोकरेज हाउस में निर्मल बंग का मानना है 73,000 तक चांदी का भाव अगले 1 साल में हो सकता है। कुबरजी कमोडिटी 72,000 रुपए, 70,000 का टारगेट है आनंद राठी का अगले 1 साल के लिए। और पैराडाइम कमोडिटी, हालांकि इनको लगता है कि बहुत तेजी यहां पर नहीं है, यहां पे एक रेंज बाउंड ट्रेड ही दिख सकता है और 60,000 के आसपास चांदी का भाव। एकमात्र ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिनको लगता है कि चांदी के दाम में तेजी नहीं आएगी। चलिए लेकिन अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ जाने माने ज्वेलर और इब्जा के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी भी है। कोठारी जी, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है अगले 1 साल में गोल्ड के भाव आपको कहां तक जाते दिख रहे हैं? देखिए, अगले साल तक मुझे लग रहा है कि US फेड इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे 2022 एंड तक। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है, और टेपरिंग करने का भी कोई दिख नहीं रहा है कि अगर टेपरिंग भी $120 बिलियन की है, 10-15 बिलियन डॉलर अगर हर करते, तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन फेयर है उनका। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट हाइक का इश्यू है। जब तक इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होता है तब तक गोल्ड स्ट्रांग बना रहेगा। और मेरे हिसाब से अगर इन्फ्लेशन फेयर और बढ़ जाता है और कुछ भी अनसर्टेनिटी जैसे पेंडेमिक की हो जाती है, तो मुझे लगता है गोल्ड $2,000 को भी क्रॉस कर लेगा, यानी यहाँ इंडियन रुपीज में 52,000 के ऊपर चला जाएगा। और अगर टैपरिंग करते हैं तो उतना गोल्ड पे इफेक्ट नहीं आएगा जितना इक्विटी मार्केट पे आएगा। इफेक्ट स्लो आएगा।
और उससे हिसाब से भी गोल्ड को फिर उसमें एक मोमेंट अलग आता है। और सेकंड चीज है कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ अभी गोल्ड की है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे सेफ होए, और कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट गोल्ड में लगता नहीं है कुछ भी। नेगेटिव साइड में, नेगेटिव में तो निग्लेजिबल है। 1 ईयर अगर आप आगे देखोगे तो आपको हार्डली $4-5 ही लग रहा है और रिटर्न भी अच्छा आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत, फेड के इंटरेस्ट रेट पे बहुत डिपेंड करता है कि उसमें उनका आगे का रवैया कैसा होता है, उस पर गोल्ड पूरा डिपेंड करता है। कोठारी जी, अब ये अगर मौजूदा फैक्टर्स देखें गोल्ड के तो ज़्यादातर फैक्टर सपोर्टिव है। महंगाई बढ़ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि हेज फंड्स की तरफ से गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। साथ ही अगर दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो करेंसी से भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। हाजिर के डिमांड बहुत मजबूत है और ये उम्मीद भी की जा रही है कि इस बार का जो धनतेरस होगा रिकॉर्ड बिक्री हो।